नमस्कार साथियों। ना रुकना है ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं आर्थिक समीक्षा 2022-23 के आधार पे कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न, टॉप एमसीक्यूज जो हमें आगामी परीक्षाएं विशेष रूप से आरओ ईआरओ में पूछने की संभावना है। तो देखिए, यदि हम इकोनॉमिक सर्वे का जब अध्ययन करते हैं तो इकोनॉमिक सर्वे में सबसे पहले वृहद आर्थिक क्षेत्र वाला आते हैं, उसके बाद आता है कृषि एवं संबंधित क्षेत्र। और आरओ ईआरओ के सिलेबस में राजस्थान की प्रमुख फसलों का उल्लेख है कि राजस्थान में जो प्रमुख 6 फसलें उनमें दे रखी है उनको लेके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उन्हीं के आधार पर इकोनॉमिक सर्वे को यदि आधार बना के या वर्तमान करंट डाटा के साथ जब प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं हैं तो कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे उस पर हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न आप लोगों के लिए, निम्नलिखित में से कृषि एवं संबंध क्षेत्र में प्राथमिक रूप से शामिल नहीं है। फर्स्ट, वानिकी। 2, फसल। 3, पशुधन। 4, मत्स्य। अब आपको बताना है कि कृषि एवं संबंध क्षेत्र में प्राथमिक रूप से कौन सा शामिल नहीं है। केवल एक, यानी कि वानिकी। बी, केवल 1 व 2, यानी कि वानिकी और फसल। उसके बाद है केवल 4, यानी कि मत्स्य, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यदि हम आर्थिक समीक्षा का अध्ययन करें और उसमें कृषि परिदृश्य का अध्ययन करते हैं तो राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि एवं संबंध क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। यानी कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि एवं संबंध क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। कृषि एवं संबंध क्षेत्र की गतिविधियों में प्राथमिक रूप से फसल, पशुधन, वानिकी और मत्स्य सम्मिलित है। यानी कि कृषि एवं संबंध क्षेत्र में प्राथमिक रूप से किसे शामिल किया जाता है? एक तो किया जाता है फसल को, फसल। उसके बाद आता है पशुधन। उसके बाद आता है वानिकी और उसके बाद आता है मत्स्य। इसका मतलब है कि कृषि एवं संबंध क्षेत्र में इन चारों को शामिल किया जाता है। तो अब यदि हम प्रश्न की बात करें तो प्रश्न में पूछा गया है कि कृषि एवं संबंध क्षेत्र में प्राथमिक रूप से शामिल नहीं है। तो देखिए, वानिकी शामिल है, फसल भी शामिल है, पशुधन भी शामिल है और मत्स्य भी शामिल है। तो इसका मतलब इसका सही उत्तर क्या होगा? डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी इन चारों में से कोई भी जो है ऐसा नहीं है कि जो शामिल नहीं है। तो कौन सा? उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दीज क्या होगा? इसका आंसर होगा। क्लियर हो गया? तो क्योंकि जल्दबाजी में स्टूडेंट क्या करता है कि या तो वानिकी को हम निकाल देता है या फिर मत्स्य को जो है शामिल नहीं करता है, जबकि कृषि एवं संबंधित क्षेत्र जिसे हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियों में हम कृषि यानी कि के अंतर्गत फसल, पशुधन, वानिकी और मत्स्य का जो है अध्ययन करते हैं। क्लियर हो गया? चले आगे, अगला प्रश्न। अगला है कि राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन में
प्रचलित मूल्यों पर कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के योगदान के सही क्रम की पहचान कर कूट का चयन करें। फसल, पशुधन, वानिकी और मत्स्य, यानी कि यहां 1, 2, 3 और 4 हमें पता है कि कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में कौन कौन से जो है क्षेत्र आते हैं। तो एक तो आता है फसल, 1 नंबर, 2 नंबर पे आता है पशुधन, 3 नंबर पर है वानिकी और 4 नंबर पर है मत्स्य। अब इसका राजस्थान की सकल राज्य मूल्यवर्धन में प्रचलित कीमतों पर क्या योगदान है। तो आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार हम अध्ययन करते हैं तो कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के उप क्षेत्रों का प्रचलित मूल्यों पर योगदान अब कौन कौन सा है। देखिए यहां जो है, यहां है पशुधन का। पशुधन का जो योगदान है वह कितना है, 46% है। पशुधन का कितना है, 46%। उसके बाद जो है, सॉरी, यहां है फसल, ग्रीन कलर जो है यहां है फसल का। फसल का योगदान कितना है, 46%, 46, यानी कि सबसे पहले नंबर पर हम किसकी बात करते हैं, फसल। और फसल का योगदान कितना है, 46%। इसके बाद दूसरा जो आता है वह है पशुधन। पशुधन का जो योगदान है वह है 46.41%। तो दूसरा है पशुधन 46.41%। इसके बाद तीसरा जो आता है वह आता है वानिकी। वानिकी, और वानिकी का योगदान है 7.20%। तो तीसरे नंबर पर है वानिकी 7.20%। और चौथे नंबर पर जो है वह है मत्स्य, जिसका योगदान है 0.39%। मत्स्य 0.39%। अब यदि आपसे पूछा जाए कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार कृषि एवं संबंधित क्षेत्र के उप क्षेत्र कितने हैं, 4 में सर्वाधिक योगदान किसका है। तो सर्वाधिक योगदान किसका है, पशुधन का। पशुधन के बाद में है फसल का, फसल के बाद में है वानिकी का, और वानिकी के बाद में किसका है, मत्स्य का। तो अब यदि हम प्रश्न की बात करें तो प्रश्न क्या कह रहा है कि राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन में प्रचलित मूल्यों पर कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के योगदान के सही क्रम की पहचान कर कूट का चयन करें। अब सही क्रम की पहचान का मतलब है कि सबसे पहले यानी सर्वाधिक किसका योगदान है, पशुधन का। तो 1 नंबर यानी कि सबसे पहले कौन सा आएगा, 2 नंबर वाला आएगा पशुधन। उसके बाद किसका है, उसके बाद है फसल का, कितना है, 46%। तो उसके बाद क्या आएगा, फसल आएगा। इसके बाद किसका है, वानिकी का, कितना है, 7.20%। यानी कि आपके फिर कौन सा आएगा, 3 नंबर। और सबसे अंत में कौन सा है, मत्स्य का, कितना है, 0.39%, यानी कि 4। इसका सही उत्तर क्या होगा, सी, 2, 1, 3 और 4। तो क्लियर हो गया। हमें कई बार आंकड़े नहीं पूछे जाएंगे, आंकड़ों के आधार पे पूछा जाएगा कि
राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन में या राजस्थान की अर्थव्यवस्था में प्रचलित मूल्यों पर सर्वाधिक कृषि एवं संबंध क्षेत्र में योगदान है। तो सबसे ज्यादा योगदान है पशुधन का, फिर है फसल का, फिर वानिकी का, और सबसे कम किसका है? तो मत्स्य का है। क्लियर हो गया? चले आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि विकास के संदर्भ में, किसके? विकास के संदर्भ में राजस्थान में सकल राज्य मूल्यवर्धन में यह है स्थिर कीमत। स्थिर कीमत आधार वर्ष क्या है इसका? 2011-12 पर वर्ष 2021-22 की तुलना में वर्ष 2022-23 में परिवर्तन का सही कथन है। यहां कह रहा है कि राजस्थान के राज्य मूल्यवर्धन में स्थिर कीमतों पर जो है कितना परिवर्तन हुआ है। तो इसीलिए अब इसको समझना, इसके लिए यहां आपको आ रहा है कि जो कृषि और संबंध क्षेत्र का प्रचलित व स्थिर मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य एवं उसमें वृद्धि दर। अब यह पूछ रहा है कि कितनी वृद्धि हुई है, किस आधार पे? तो सबसे पहले तो आपको यह बताना होना चाहिए किसका पूछ रहा है? कृषि एवं संबंध क्षेत्र। किस पर पूछ रहा है? स्थिर कीमत पर। अब किसके संदर्भ में पूछ रहा है? कि 2021-22 की तुलना में 2022-23 में कितना परिवर्तन दर्ज किया गया है, यानी कि वृद्धि हुई है या कमी। अब समझना, वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर, सबसे नीचे वाली लाइन में लिखा हुआ है वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर। यहां लिखा हुआ है वर्ष 2022-23 में 5.22% की क्या दर्ज की गई है? वृद्धि दर्ज की गई है। क्या दर्ज की गई? वृद्धि। किस पर? स्थिर मूल्यों पर। तो अब देखिए प्रश्न की बात करते हैं। तो प्रश्न है ए 13.84% की वृद्धि, बी 5.22% की कमी, सी 5.22% की वृद्धि, डी 13.84% की वृद्धि। अब ध्यान रखना कि हम दो आधार पर सकल राज्य मूल्यवर्धन की गणना करते हैं, एक तो स्थिर कीमत पर और एक प्रचलित मूल्य पर। तो देखिए स्थिर कीमत पर जब हम बात करते हैं तो स्थिर कीमत पर 5.22% की क्या दर्ज की गई है? वृद्धि दर्ज की गई है। पॉइंट क्लियर? और यदि प्रचलित कीमत पर पूछा जाए, प्रचलित कीमत पर भी वृद्धि हुई है, लेकिन कितनी हुई है? 13.84% की क्या दर्ज की गई है? वृद्धि दर्ज की गई। इसीलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? सी, कि 5.52% की जो है वह स्थिर कीमत पर वृद्धि दर्ज की गई। यदि आप प्रचलित कीमत होता तो पहला 13.84% की वृद्धि दर्ज की गई। अब ये जो आंकड़े हैं स्टूडेंट रटने की कोशिश करता है, आपको रटना नहीं है, केवल ध्यान रखना है कि कृषि और संबंध क्षेत्र में वृद्धि दर पूछी जाएगी तो दो आधार पर पूछी जाएगी, प्रचलित कीमत पर और स्थिर कीमत पर। अब प्रचलित कीमत पर आपने याद कर दिया है तो स्थिर कीमत समझ में आएगी कि प्रचलित कीमत पर जो होगी उससे कम होगी स्थिर कीमत पर। पहला पॉइंट तो क्लियर। और प्रचलित कीमत पर कितनी है? तो प्रचलित कीमत पर 13.84 है, तो स्थिर कीमत पर इससे कम कितनी दर्ज की जाएगी? 5.22%। एक तो ये ध्यान रखना विशेष रूप से, इसको लेके स्टूडेंट को कई बार प्रश्न पूछा। अब ध्यान रखना इसमें एक और पॉइंट जो समझने वाली, हम जो क्या करते हैं कि जल्दबाजी में
आर्थिक समीक्षा 2022-23 के तो आंकड़े याद करके जा रहे हैं और आंकड़े हमने याद कर दिए। एक तो 13.84% और एक याद कर दिया 5.22%, एक प्रचलित कीमत पर और एक स्थिर कीमत। लेकिन कई बार प्रश्न जो है हमें पूछा जाता है तो उसमें इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 लिखा हुआ होता है। अब 21-22 का मतलब है उससे पहले, तो उससे पहले यदि बात करें तो प्रचलित कीमत पर 14.01% और स्थिर कीमत पर थी वो 6.85%, यानी कि कुछ जो है वह कमी दर्ज की गई। तो ये दोनों ही पॉइंट याद रखना, यहां 2022-23 के अनुसार और यहां 2021-22 के अनुसार, इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार। क्लियर हो गया? चले आगे, अगला प्रश्न। प्रचलित कीमतों पर सकल मूल्य उत्पाद में सर्वाधिक योगदान किस पशु उत्पाद का है? ए दूध, बी अंडा, सी मांस, डी चमड़ा। अब देखिए राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सकल राज्य मूल्य वर्धन, इसमें प्रचलित मूल्य पर पशुधन का योगदान कितना है? 46.41% है। यहां हमने अभी पढ़ा है। लेकिन क्या कह रहा है प्रश्न? कह रहा है कि जो राजस्थान का सकल मूल्य उत्पाद है, सकल मूल्य उत्पाद, उस सकल मूल्य उत्पाद में जो राजस्थान में पशु उत्पाद है, अब राजस्थान में पशु उत्पाद के रूप में एक तो दूध का उत्पादन होता है, एक अंडा का उत्पादन होता है, इसके बाद मांस का उत्पादन होता है और इसके अलावा अन्य पशु उत्पाद जिसमें चमड़ा भी शामिल है, इनका भी क्या होता है? उत्पादन होता है। अब यदि हम इकोनॉमिक सर्वे के आधार पर बात करें तो देखिए प्रचलित कीमतों पर वर्ष 2022-23 में सकल मूल्य उत्पाद में पशु उत्पादों के प्रतिशत का हिस्सा, अब सबसे ज्यादा जो है वह यहां है दूध, और दूध का जो है वह है 82.62%, यानी कि सबसे ज्यादा किस पशु उत्पाद का योगदान है? दूध का है। उसके बाद 2 नंबर पर जो है वह है किसका? मांस का 5.37%। 3 नंबर पर है अंडा का 0.68% और यहां जो है यहां है अन्य, अन्य का है 11.33%। अब यहां जो आंकड़े हैं इन्हें आंकड़ों को नहीं याद करना है, हमें आंकड़े नहीं पूछे, आंकड़ों के आधार पे क्या पूछा जाता है? क्रम पूछा जाता है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा था कि प्रचलित कीमत पर सकल मूल्य उत्पाद में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो सबसे ज्यादा जो है योगदान 82.62%, सबसे ज्यादा योगदान किसका है? दूध का है। इसलिए इसका सही उत्तर क्या है? दूध। यानी कि सबसे पहले नंबर पर तो आएगा दूध, दूसरे नंबर पर आएगा अन्य उत्पाद, तीसरे नंबर पर आएगा मांस और चौथे नंबर पर जो आता है वह क्या आता है? अंडा।
यहां विशेष रूप से ध्यान रखना, यह क्रम प्रतिशत नहीं पूछेंगे, लेकिन प्रतिशत के आधार पे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चला आगे, अगला प्रश्न अगला है भू उपयोग सांख्यिकी 2020-21 के अनुसार राजस्थान के प्रतिवेदित क्षेत्रफल में शुद्ध बोया गया क्षेत्र यानी कि फसली क्षेत्र कितना प्रतिशत है? ए 8.08%, बी 10.87%, सी 52.34% और डी 6.91%। यह बहुत बार एग्जाम में डायरेक्ट जो है पूछा जाता है कि फसली क्षेत्र कितना है, शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है, वानिकी क्षेत्र कितना है, तो यह सब पूछा जाता है भू उपयोग सांख्यिकी 2020-21 के अनुसार। अब पहले जो है 19-20 के अनुसार हम अध्ययन करते थे, अब हम किसके आधार पर करेंगे? 20-21 के आधार पर। अब इसको भी समझना अच्छे से कि यह जो है इकोनॉमिक सर्वे में भू उपयोग सांख्यिकी 2020-21 को दर्शाया गया है। अब इसमें जो सबसे बड़ा है, जो सबसे ज्यादा है, यह कौन सा है? फसली क्षेत्र। और फसली क्षेत्र कितना है? 52.34%। एक तो आपको यह पता होना चाहिए कि शुद्ध बोया गया क्षेत्र या फसली क्षेत्र का कितना है। दूसरा है वानिकी क्षेत्र। दूसरा कौन सा याद करना है? वानिकी का। वानिकी कितना है? 8.08%। इसके बाद तीसरा आपको याद करना है ऊसर या कृषि अयोग्य। ऊसर या कृषि अयोग्य, यह कितना है? यह 6.91% है। इसके बाद आपको याद करना है बंजर। राजस्थान में बंजर भूमि का कितना प्रतिशत है? राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का जो है 10.37%। ये चार आंकड़े आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। तो देखिए प्रश्न के अकॉर्डिंग बात करें तो शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है? फसली क्षेत्र। तो फसली क्षेत्र है यहां, फसली क्षेत्र कितना है? वह है 52.34%। यदि आपसे पूछा जाए कि भू उपयोग सांख्यिकी 2020-21 के अनुसार राजस्थान के प्रतिवेदित क्षेत्रफल में वानिकी क्षेत्र कितना है, तो यह है वानिकी क्षेत्र। वानिकी क्षेत्र कितना है? 8.08। यदि पूछा जाए कि बंजर भूमि कितनी है, तो यह है बंजर भूमि। बंजर भूमि शायद इसमें मैंने यह 8 है, 8-7। और यदि पूछा जाए ऊसर या कृषि अयोग्य भूमि, ऊसर या कृषि अयोग्य भूमि। अब यहां ध्यान रखना, कई विद्यार्थी बंजर भूमि को ही ऊसर भूमि मानते हैं, तो ध्यान रखना ऊसर भूमि अलग होती है, बंजर भूमि अलग होती है। ऊसर भूमि का तात्पर्य ऐसी भूमि जो कृषि योग्य नहीं है या जहां पे कृषि कार्य नहीं किया जा सकता या जिसका भूमि सुधार संभव नहीं है, उसे हम ऊसर या कृषि अयोग्य भूमि कहते हैं। जबकि बंजर भूमि किसे कहते हैं? जिसे भूमि सुधार के द्वारा कृषि योग्य बनाया जा सकता है, चाहे वह अन्य योजनाओं के माध्यम से, अन्य टेक्नोलॉजी के माध्यम से या खाद के द्वारा उस बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाया जा सकता है। सिंचाई के सुविधाओं का विकास करके हम यदि कृषि योग्य बनाते हैं तो उसे हम बंजर भूमि कहते हैं। इसीलिए ध्यान रखना, राजस्थान में बंजर भूमि के संबंध में जो है कई परियोजनाएं, क्षेत्रीय विकास की योजनाएं चलती है, जैसे मरु विकास कार्यक्रम चलता है, समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम चलता है, एकीकृत
बंजर भूमि विकास कार्यक्रम चलता है। यह सभी बंजर भूमि का सुधार करके उसे कृषि योग्य भूमि बनाया जाता है, जबकि ऊसर भूमि में किसी प्रकार की कृषि की संभावनाएं नहीं होती है। इसीलिए भू सांख्यिकी जो आती है रिपोर्ट, उसमें बंजर भूमि और ऊसर भूमि को अलग अलग प्रतिशत में दर्शाया जाता है, जबकि विद्यार्थी इनको एक ही मान लेता है, जो कि गलत धारणा है। क्लियर? चले आगे। अगला प्रश्न, राजस्थान में कृषि गणना वर्ष का आधार है। ए 2010-11, बी 2011-12, सी 2015-16, डी 2022-23। यह सबसे इंपॉर्टेंट है। अब समझना, यदि हम बात करते हैं कृषि वर्ष की, कृषि वर्ष, तो कृषि वर्ष जो है यह 1 जुलाई से 30 जून का होता है। 1 जुलाई से 30 जून के मध्य की जो समय अवधि होती है उसे हम कृषि वर्ष के रूप में कहते हैं। देखिए, एक तो होता है सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक होता है। उसके बाद होता है वित्तीय वर्ष, जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। और एक होता है कृषि वर्ष, जो 1 जुलाई से जो है 30 जून के मध्य की अवधि का होता है। लेकिन इस कृषि वर्ष में जो भी हम कृषि कार्य करते हैं या फसल का उत्पादन करते हैं, चाहे हम रबी की फसल ले रहे हैं, चाहे हम खरीफ की फसल ले रहे हैं, चाहे हम जायद की फसल ले रहे हैं, कोई भी कृषि और कृषि संबंधित क्षेत्रों में कार्य करते हैं, तो उनकी गणना का आधार क्या है? तो जिसे हम कहते हैं कृषि गणना वर्ष। कृषि गणना वर्ष। और वर्तमान यानी आर्थिक समीक्षा 2022-23 तक कृषि गणना वर्ष का जो आधार है वह है 2015-16। पहले यह जो है आधार कितना था? 2010-11 था, जो हर 5 वर्ष बाद क्या होता है? परिवर्तित होता है। इसीलिए आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार कृषि गणना वर्ष कौन सा है? इसका सही उत्तर है वह सी है। पॉइंट क्लियर हो गया? अब यहां जो 2011-12 है, यह स्थिर कीमत पर, यदि हम स्थिर कीमत पर राज्य मूल्य सकल राज्य मूल्य वर्धन का हम स्थिर कीमत पर अध्ययन करते हैं, तो उसका हम आधार वर्ष क्या लेते हैं? 2011-12 लेते हैं। जबकि कृषि गणना वर्ष में अब वर्तमान में आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार कितना लेते हैं? 2015-16 लेते हैं। क्लियर? चले आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अब देखिए, कृषि गणना वर्ष 2015-16 के अनुसार राजस्थान में कुल महिला भूमि जोत की संख्या है। ए 68.66 लाख, बी 7.75 लाख, सी 63.29 लाख, डी 5.46 लाख। अब सबसे पहले तो कृषि जोत क्या होता है या भूमि जोत क्या होता है? भूमि जोत का तात्पर्य वह भूमि जिस पर किसान कृषि कार्य करता है, जिसे अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। सीमांत जोत होती है, लघु जोत होती है, अर्ध मध्यम जोत होती है, मध्यम जोत होती है और वृहद जोत होती है। अब इसमें पुरुष भी कार्य करते हैं, महिलाएं भी कार्य करते हैं। तो प्रश्न कह रहा है कि कृषि गणना वर्ष 2015-16 के अनुसार राजस्थान में कुल महिला भूमि जोत की जो है संख्या कितनी है? अब इसको समझना अच्छे से।
यहां आपको दिख रहा होगा, इसमें यहां तो बताता है समस्त, क्या बताता है, समस्त की संपूर्ण ज्योत, जिसमें कौन कौन से आते हैं, पुरुष ज्योत भी आती है, महिला ज्योत भी आती है और संस्थागत ज्योत भी आती है। 3 प्रकार की ज्योत है। क्लियर। अब इसमें यहां 2010-11 के अनुसार और यहां 2015-16 के अनुसार, यानी कि कृषि गणना वर्ष क्या था, इसमें थी 6329, इसमें 6866, इसमें थे 546, इसमें थी 775, इसमें थी 13, इसमें है 14, इसमें थी टोटल 68.88 और अब है 76.5। अब यह हजार में दे रखी है, जबकि हमें किस में पूछा गया है, लाख में। अब समझना, यदि पूछा जाता है कृषि गणना वर्ष 2010-11, देखिए दोनों को समझना, 10-11 के अनुसार और यहां पर है 2015-16 के अनुसार। यदि आपसे पूछा जाए पुरुष ज्योत कितनी है, तो इसके अनुसार कितनी है, 63.29 लाख और इसके अनुसार 68.66 लाख। महिला पूछी जाती है तो कितनी है, 5.46 लाख और इसमें 7.75 लाख। संस्थागत पूछी जाती है तो 0.13 लाख, 0.14 लाख और यदि समस्त टोटल पूछा जाता है तो 10-11 के अनुसार 68.88 और 76.55। तो यहां ध्यान रखना, यह कई बार परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं और विशेष रूप से या तो पूछा जाता है टोटल या फिर पूछा जाता है महिला। तो दोनों को समझने की कोशिश करना प्रश्न के अनुसार कि कृषि गणना वर्ष के अनुसार 2015-16 के अनुसार राजस्थान में कुल महिला भूमि ज्योत कितनी है, तो इसका सही उत्तर क्या है, बी 7.75 लाख। यदि पूछा जाता है समस्त कुल कितनी है, समस्त या कुल भूमि ज्योत पूछा जाता है तो यह ध्यान रखना कितनी है, यहां 76.55 लाख है। यहां विशेष रूप से याद रखना, या तो कुल पूछा जा सकता है या फिर महिला पूछा जा सकता है और या फिर पुरुष पूछा जा सकता है। पुरुष कितना है, 68.66। ये तीनों ही आंकड़े आपको याद होने चाहिए, 76.55, 68.66 और 7.75 लाख में। ठीक है, क्लियर। चलें आगे, अगला प्रश्न। वर्ष 2020-21 में देश के कुल उत्पादन में सर्वाधिक योगदान वाली राजस्थान की फसल है, ए बाजरा, बी सरसों, सी मूंगफली और डी चना। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि वर्ष 2021-22 में, सॉरी वर्ष 2020-21 में भारत के कुल उत्पादन में सबसे ज्यादा राजस्थान की किस फसल का योगदान है। अब ध्यान रखना, एक बाजरा दे रखा है, एक सरसों दे रखा है, एक मूंगफली दे रखा है और एक चना दे। देखिए, जब हमने 2019-20 को पढ़ा था
तब अलग था, 20-21 को पढ़ते हैं तो अलग है। कैसे अलग है यहां से समझना कि तालिका 2.3 में प्रमुख फसलों के उत्पादन में तुलनात्मक विवरण है। सबसे पहला है बाजरा, यहां क्या है बाजरा, और बाजरा में राजस्थान का कौन सा स्थान है, पहला स्थान है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा बाजरा राजस्थान में होता है। दूसरा स्थान है उत्तर प्रदेश का और तीसरा स्थान है हरियाणा का। यदि हम राजस्थान की, तो बाजरा में कौन सा स्थान है, पहला। और इस बार जो है बाजरा का उत्पादन, भारत के कुल उत्पादन में कितना योगदान है, 41.71%। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद दूसरा है सरसों। सरसों में भी राजस्थान का पूरे भारत में पहला स्थान है, दूसरा मध्य प्रदेश का है और तीसरा हरियाणा का है। और सरसों का जो योगदान है वह 44.57% है। दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। तीसरा है पोषक अनाज, इसमें भी राजस्थान का पहला है, कर्नाटक दूसरे नंबर पर है, महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर, इसमें 16.30%। इसके बाद है कुल तिलहन में भी राजस्थान का पहला स्थान है, महाराष्ट्र का दूसरा है और मध्य प्रदेश का तीसरा है। और कुल तिलहन में योगदान इस प्रकार से, लेकिन हमें याद रखना है एक तो बाजरा और एक सरसों, इन दोनों में पहला स्थान है। इसके बाद याद रखना है किसको, मूंगफली को। मूंगफली में राजस्थान का पहला गुजरात का और राजस्थान का दूसरा है और तमिलनाडु का तीसरा है। देखिए यहां आर जो है यहां राजस्थान है, तो राजस्थान का मूंगफली में दूसरा स्थान है, पहला स्थान है गुजरात का। और योगदान कितना है, 18.91%। इसके बाद देखिए चना, यहां है चना। चना में राजस्थान का वर्तमान में तीसरा स्थान है, पहले पहला था अब तीसरा है, और योगदान कितना है 19.37%। उसके बाद है ज्वार। ज्वार में राजस्थान का तीसरा स्थान है और इसका योगदान है 12.35%। इसके बाद है सोयाबीन। सोयाबीन में भी राजस्थान का तीसरा स्थान है, इसका योगदान है 8.49। अब यहां सब जितने भी आंकड़े हमने पढ़े हैं यहां 2020-21 के अनुसार पढ़े, जबकि ग्वार की बात करें तो ग्वार में राजस्थान का पहला स्थान है और योगदान सबसे ज्यादा है 84.60, लेकिन यहां 2019-20 के अनुसार है, 2020-21 के अनुसार नहीं है। इसीलिए विद्यार्थी जल्दबाजी में क्या करते हैं, ग्वार करके आते हैं, लेकिन ग्वार का आधार क्या है 2019-20 है। 2020-21 पूछा जाएगा तो सबसे ज्यादा सर्वाधिक योगदान पहला नंबर किसका आएगा, अब यहां समझना, सबसे पहला आएगा किसका, सरसों का। दूसरा नंबर किसका आएगा, क्लियर, बाजरे का। तीसरा नंबर जो है वह किसका आएगा, कुल तिलहन का। चौथा नंबर किसका आएगा, चना का। पांचवा नंबर किसका आएगा, मूंगफली का। और इतना यदि आप कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। अब प्रश्न की बात करें कि वर्ष 2020-21 में देश के कुल उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किसका है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, सरसों, जो कि कितना है 0.57, जबकि बाजरा कितना है 41.71%। पॉइंट क्लियर हो गया। ये दोनों ध्यान रखना। तीसरा नंबर आएगा वह चना का है और चौथा नंबर किसका है, मूंगफली का है। क्लियर हो गया। चला आगे, अगला प्रश्न, वर्ष 2021-22 में के अनुसार निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में
राजस्थान का भारत में द्वितीय स्थान है, दूसरा स्थान किसमें है? अब देखिए, राजस्थान का भारत में पहले तो प्रथम स्थान किस किस में यहां पता होना चाहिए, उसके बाद द्वितीय स्थान किस किस में है यहां पता होना चाहिए, और फिर तृतीय स्थान किस किस में है यह पता हो। पहला स्थान यदि बात करें तो बाजरा में पहला स्थान है, और सरसों में पहला स्थान है, कुल पोषक अनाज में पहला स्थान है, कुल तिलहन में पहला स्थान। द्वितीय स्थान केवल एक में है, मूंगफली में। मूंगफली में द्वितीय स्थान है, और तृतीय स्थान जो है वह चना, ज्वार और सोयाबीन में तीसरा स्थान है। इसीलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा बी। पहला स्थान है गुजरात का और दूसरा स्थान है राजस्थान का। चल आगे, इसके बाद अगला प्रश्न, यहां देखिए, बाजरा में पहला स्थान है, सरसों में पहला स्थान है, पोषक अनाज में पहला स्थान है, और कुल तिलहन में पहला स्थान है। कुल दलहन में राजस्थान का दूसरा है, और मूंगफली में राजस्थान का दूसरा स्थान है। इसके बाद चना में राजस्थान का तीसरा स्थान है, ज्वार में राजस्थान का तीसरा स्थान है, और सोयाबीन में राजस्थान का तीसरा स्थान है। क्लियर? चल आगे और बात करते हैं आज के अंतिम प्रश्न की, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कृषि बजट 2022-23 के अनुसार सर्वाधिक प्रावधान किस कृषि घटक के लिए सुनिश्चित किया गया? ए, कृषि विपणन, बी, कृषि साख, सी, कृषि अनुदान, डी, जोखिम प्रबंधन। अब देखिए, वर्ष 2022-23 में राजस्थान सरकार द्वारा प्रथम कृषि बजट जो है वह घोषित किया गया। अब इस प्रथम कृषि बजट में सबसे ज्यादा जो प्रावधान है, सबसे ज्यादा बजट आवंटित हुआ था, वह हुआ था कृषि अनुदान पर। किस पर? कृषि अनुदान पर सबसे ज्यादा जो है बजट का आवंटन किया गया था। इसीलिए इसका सही उत्तर क्या है? सी इसका सही उत्तर है। अब इसको समझने की कोशिश करना। यहां देखिए कि राजस्थान में पहली बार पृथक से कृषि बजट को समृद्ध किसान खुशहाल राजस्थान के विचार के साथ प्रस्तुत किया गया, और वर्ष 2022 के लिए कुल कृषि बजट का जो प्रावधान रखा गया था वह 78,938.68 करोड़ रुपए था। इतना जो है कृषि बजट जो है वह घोषित किया गया। उसमें सबसे पहला जो है सर्वाधिक कृषि अनुदान पर जो है खर्च किया गया, बजट आवंटित था 37.83%। इसके बाद कृषि शाख पर जो है वह 25.68%। इसके बाद आधारभूत संरचना विकास पर 15.13%। इसके बाद जोखिम प्रबंधन पर 5.66%। इसके बाद सामाजिक सुरक्षा इस पर 5.34%। इसके बाद है प्रशासनिक गतिविधियां। अब याद ध्यान रखना, कृषि विपणन पर जो है वह कितना? 3.81%।
अब इसमें आपको कौन सा याद रखना है? कृषि अनुदान, कृषि साख, जोखिम प्रबंध और कृषि विपणन, इनको विशेष रूप से याद रख के जाना। ये क्रम पूछा जा सकता है क्योंकि जो कृषि बजट 2022-23 में जारी किया गया था, यह राजस्थान का पहला कृषि बजट था और इसमें सबसे ज्यादा किस पे खर्च किए गए, इनका क्रम पूछा जा सकता है। तो एक बार इस सारणी को, जो कृषि बजट 2022-23 के अनुसार इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन है, इसको आप अच्छे से समझ लेना, नहीं तो यह डाटा और यह क्रम आपको पता होना चाहिए। क्लियर हो गया? यह था आज का हमारा सेशन और इसी के साथ इकोनॉमिक सर्वे में कृषि और संबंधित क्षेत्रों को लेके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमें पूछे जा सकते हैं उन पर हमने चर्चा की। अब एक और चीज है, क्योंकि आपके सिलेबस में जो ROERO के लिए है उसमें लिखा हुआ है राजस्थान की प्रमुख फसलें, जिसमें 6 फसलों का उल्लेख है। अब उसमें से जैसे बाजरा है, सरसों है, गेहूं है, इनको तो आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाएं। इनकी जलवायु को लेके कि इनके लिए कौन सी जलवायु चाहिए, यह रबी में आती है या खरीफ में आती है, इसकी कौन सी किस्में हैं, और राजस्थान में जो है इसमें सबसे ज्यादा कहां बोया जाता है, सबसे ज्यादा इसका उत्पादन कहां होता है, और इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार देश के कुल उत्पादन में योगदान कितना है, इनको यदि आपने अच्छे से पढ़ लिया तो निश्चित रूप से आपका कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। क्लियर? तो चलें, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।